हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो ओके है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट। यस, कर दीजिए क्विकली, आपका ऑडियो वीडियो इज ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर। ये हमारे जनरल बैंकिंग टॉपिक्स का पार्ट है जो हमारा बेस्ड है आरबीआई गवर्नमेंट गाइडलाइंस एंड इंडियन लॉ। और ये सेशन सभी बैंकर्स के लिए फॉर ऑल स्केल्स और सभी बैंकों के लिए इक्वली यूजफुल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लगातार इस एक्ट को लेकर के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो लेट अस होप दिस टाइम आल्सो द एग्जामिनर में आस्क द क्वेश्चन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज नोटिफाइड ऑन अगस्त 9, 2019। तो ये दो डेट्स का ध्यान रख लेना है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। So it was notified on 9th August 2019 और इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट उसके एक साल के बाद हुआ, दैट इज 20th जुलाई 2020। तो दिस वाज ड्यूरिंग कोविड पीरियड, 20th जुलाई 2020 ये इसका इम्प्लीमेंटेशन था। It repealed previously Consumer Protection Act 1986। इस एक्ट ने रिपील कर दिया। रिपील करना मीन्स वर्चुअली कैंसिल कर देना। जो प्रीवियस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, तो उसको इसने रिपील किया। कई सारी इंप्रूवमेंट्स आई, कई सारी नई चेंजेस आई। फर्स्ट, कंज्यूमर हम किसको कहेंगे? कंज्यूमर का डेफिनेशन, कंज्यूमर कौन है? ए पर्सन हु परचेजेस द गुड्स और सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन टू यूज देम। पर्सन हु परचेजेस गुड्स और सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन टू यूज देम। यहां पे तीन इंपॉर्टेंट बातें आ गई हैं। तो गुड्स और सर्विसेज, उनका जो परचेजर है और ये परचेज फॉर कंसिडरेशन है। तो पहले तो वो परचेजर है। सेकंड, परचेज जो है फॉर कंसिडरेशन है, मींस फॉर ए प्राइस है। तीसरा, परचेज किया गया उसको यूज करने के लिए। परचेज उनको गुड्स को कंज्यूम करने के लिए या उनको यूज करने के लिए ये परचेज किया गया। ए पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स और सर्विसेज फॉर रीसेल इज नॉट ए कंज्यूमर। अगर कोई पर्सन परचेज तो करता है, कंसिडरेशन प्राइस भी देता है, लेकिन उनको यूज नहीं करता, उनको रीसेल कर देता, तो उसको कंज्यूमर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लाइक रिटेलर्स हैं जो गुड्स को परचेज करके रीसेल कर देते हैं, दे आर नॉट कंज्यूमर्स। कंज्यूमर की डेफिनेशन में बैंक कस्टमर भी आते हैं। बैंक कस्टमर्स आर ऑल्सो कंज्यूमर फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। तो दिस मीन कंज्यूमर को जो राइट्स अवेलेबल है इस एक्ट के अंदर, तो वो बैंक कस्टमर को भी अवेलेबल है, बिकॉज बैंक कस्टमर को हम कंज्यूमर कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। कंज्यूमर कैन फाइल द कंप्लेंट एट गवर्नमेंट पोर्टल ई दाखिल। ई दाखिल गवर्नमेंट का ये वेबसाइट है, पोर्टल है,
तो यहाँ पे कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट्स को फाइल कर सकते हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये अथॉरिटी प्रीवियस लॉ के अंदर, एक्ट के अंदर नहीं थी, तो इस नए एक्ट में इसको प्रोवाइड फॉर किया गया। कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। CCPA इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है। किस पर्पस के लिए? टू रेगुलेट मैटर्स रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। कौन से ये मामले हैं? ये मामले हैं कंज्यूमर्स के राइट्स को अगर वायलेट किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है उनको, उससे जुड़े जो इशू हैं उनको ये रेगुलेट करता है। CCPA consists of chief commissioner and other commissioners. सो इसको जो इनके ऑफिशियल्स हैं टॉप लेवल के ऊपर, उसमें चीफ कमिश्नर है और दूसरे कमिश्नर्स हैं। CCPA can impose a penalty up to ₹10 lakh on manufacturer और endorser. सो अगर गुड्स मैन्युफैक्चर करने वाले हैं या जो एंडोर्सर हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट के थ्रू सेलिब्रिटीज एंडोर्स करते हैं गुड्स को, सर्विसेज को, तो CCPA पेनल्टी इंपोज कर सकता है अप टू 10 लाख रुपीज ऑन मैन्युफैक्चरर्स एंड एंडोर्सर्स फॉर एवरी सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेशन। पेनल्टी कैन बी अप टू ₹50 लाख। सो अगर उल्लंघन किया जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मैन्युफैक्चरर के ऊपर भी और एंडोर्सर के ऊपर भी, ये पेनल्टीज इंपोज की जा सकती है ₹10 लाख की। और अगर सब्सिक्वेंट उसका कॉन्ट्रावेंशन होता है, उल्लंघन होता है, तो फिर पेनल्टी ₹50 लाख का होगा फॉर ईच सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन। इफ CCPA finds that a person is publishing or is a party to publication of misleading advertisement, it may impose a penalty up to ₹10 lakh. अगर CCPA को लगता है कि कोई पर्सन पब्लिश कर रहा है किसी एडवर्टीजमेंट को जो मिसलीडिंग है, या उसकी पब्लिकेशन में वो शामिल है उस मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए, तो CCPA कैन इम्पोज पेनल्टी अप टू ₹10 लाख, 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी CCPA इम्पोज कर सकता है। तो आई होप यहाँ तक हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी और हमने हर चीज़ को नोट भी कर लिया होगा। आई एम श्योर कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स साथ साथ प्रिपेयर कर रहे होंगे। कहीं पे भी आपको लगता है, आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। जो लाइव क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जैसे ही वो इस लेसन को कंप्लीट करेंगे, तो जहाँ जहाँ उनका कुछ छूटा है नोट करने में, तो उसको दोबारा से वीडियो को प्ले करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाने, बहुत यूज़फुल रहेंगे आपको पेपर के समय। चलिए, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशंस, तो इनको हम आम भाषा में कंज्यूमर कोर्ट्स कहेंगे। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, that is consumer courts. There are 3 tiers of these courts. इन कमीशंस के 3 डिफरेंट लेवल्स हैं: डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन. So there are 3 levels of these commissions. इनकी जो पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है, यानी कितने अमाउंट तक की फाइनेंशियल मैटर्स को ये एंटरटेन कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन.
पेक्यूनरी मीन्स फाइनेंशियल। सो पहले हम नोट करेंगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन। सो डिस्ट्रिक्ट कमीशन इट कैन एंटरटेन क्लेम्स अप टू ₹50 लाख, 50 लाख तक के क्लेम्स को ये एंटरटेन कर सकते हैं। इनिशियली दिस अमाउंट वाज 1 करोड़, लेकिन इस अमाउंट को 30 दिसंबर 21 से रिड्यूस कर दिया गया था। सो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के लिए अप टू 50 लाख, स्टेट कमीशन के लिए अबव 50 अप टू 2 करोड़, अबव 50 लाख अप टू 2 करोड़ फॉर स्टेट कमीशन, and for national commission more than 2 करोड़। तो जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के अमाउंट है, वो आपने अब नोट कर लिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्विकली। अप टू 50 लाख इट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, above 50 up to 2 crore it is a state commission, above 2 crore it is national commission। टाइमलाइन टू मेक कंप्लेंट बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर के पास कितना टाइम है कंप्लेंट करने के लिए। सो इन हाउ मच पीरियड द कंज्यूमर कैन मेक द कंप्लेंट। सो कंज्यूमर कैन मेक दिस कंप्लेंट विद इन 2 years, 2 साल के बीच में। और ये 2 साल कब से शुरू होंगे? फ्रॉम डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन की डेट से। तो अब जो कुछ हमने किया क्विकली, इसके बेसिस के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं फटाफट उनको कर ले। फर्स्ट, व्हाट डेट वाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 नोटिफाइड? तो ये किस डेट को नोटिफाई हुआ? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। क्विकली देखिए कौन सा हमारा ऑप्शन है। अगस्त 19, 2019, जुलाई 20, 2020, अगस्त 20, 2019, जुलाई 9, 2020। कोशिश करें बगैर रेफर किए अपने नोट्स को आंसर देने। लाइव क्लास के स्टूडेंट चैट बॉक्स में अपने आंसर को देंगे, और जो रिकॉर्डेड वर्जन के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी कॉपी में आंसर्स लिखेंगे। यस, आंसर हियर इज ए, 9th August 2019। क्वेश्चन 2, विच एक्ट डिड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिपील? किस एक्ट को कैंसिल किया इस एक्ट ने? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर राइट्स एक्ट 1990, कंज्यूमर सेफ्टी एक्ट 2000 या कंज्यूमर वेलफेयर एक्ट 1995? किस एक्ट को रिपील किया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। बहुत आसान सा आंसर है, and I'm sure most of you they will be able to answer. Yes, it is Consumer Protection Act, that is option A is the answer. Who is considered a consumer under Consumer Protection Act 2019? किसको हम कंसिडर करते हैं कि वो कंज्यूमर है? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। Anyone who buys goods or services, anyone who obtains goods or services for resale, only bank customers या only government official? So who will be treated as consumer? Question number 3. So what is the answer for question number 3? तो आंसर अगर हम एग्जैक्टली देखें तो इसमें थोड़ा कमी है आंसर के अंदर। एनीवन हु बाइज द गुड्स और सर्विसेज, इसमें जब तक 2 और आइटम्स ऐड नहीं होती तब तक ये डेफिनेशन पूरा नहीं होता। तो कैन यू टेल कि वो 2 एलिमेंट कौन कौन से हैं जो इसमें ऐड होने चाहिए, फिर ये आंसर कंप्लीट बनता है। तो वो 2 एलिमेंट कौन कौन से हैं, क्या आप बता सकते हैं? सो ये 2 एलिमेंट हैं। नंबर 1 फॉर कंसीडरेशन यानी प्राइस पे करके, एंड सेकेंडली फॉर कंजम्पशन फॉर यूज। तो वो 2 एलिमेंट्स इसके साथ ऐड होंगे तो फिर ये हमारा आंसर कंप्लीट बनता है। अदरवाइज फिर नन ऑफ द अबव आंसर बन जाएगा।
वेयर कैन कंज्यूमर्स फाइल कंप्लेंट्स, कंज्यूमर कंप्लेंट्स कहाँ फाइल कर सकते हैं? एट लोकल पुलिस स्टेशन, एट नियरेस्ट कोर्ट, एट गवर्नमेंट पोर्टल ई दाखिल, या एट नियरेस्ट कंज्यूमर गुड्स स्टोर? So where this complaint can be filed? Yes, very right. It is option C. At government portal e-Dakhil. What is maximum penalty for CCPA may impose on a manufacturer or endorser? मैन्युफैक्चरर या एंडोर्सर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टी CCPA कितनी इम्पोज कर सकता है? ₹5 लाख, ₹10 लाख, ₹20 लाख एंड ₹50 लाख। ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टी, मैक्सिमम पेनल्टी which is CCPA may impose. Question number 5. So here answer is ₹10 lakh, 10 लाख रुपए मैक्सिमम इट कैन इम्पोज। लेकिन अगर वो रिपीट होती है, रिपीट कॉन्ट्रावेंशन होता है, तो हर कॉन्ट्रावेंशन के लिए ₹50 लाख, क्योंकि यहाँ पे उसने रेपिटेशन की बात नहीं की, इसीलिए आंसर हमारा 10 लाख है। हाउ मच इज पेनल्टी फॉर सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन अकॉर्डिंग टू CCPA? वही क्वेश्चन आ गया, तो इसका तो आंसर आप क्विकली दे पाएंगे। सो इसका आंसर आ गया हमारा ₹50 लाख। सो रिपीट कॉन्ट्रावेंशन के लिए अंडर व्हाट कंडीशंस कैन CCPA इम्पोज ए पेनल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट? मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के केस में किन कंडीशन में CCPA ये इम्पोज कर सकता है? ओनली if advertisement is false, only if it causes harm to consumer, if CCPA finds publishing a or party to publication a misleading advertisement, or never it can be done. तो क्या आंसर हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7? Yes, our answer is C. What is a pecuniary jurisdiction for district commission? District commission की pecuniary jurisdiction कितनी है? ₹50 lakh, ₹50 up to 2 crore, more than 2 crore, या does not have any pecuniary jurisdiction, it is open. So district commission की financial jurisdiction कितने अमाउंट्स तक के claim can be referred to district commission? Yes, it is up to 50 lakh. Option A is the answer. What is pecuniary jurisdiction of national commission? Up to 50 lakh, more than 50 up to 2, more than 2 crore, or it does not have pecuniary jurisdiction. इसकी नहीं है pecuniary jurisdiction. Question number 9. So what is the answer? What is the answer for question number 9? Yes, for question number 9, the answer is more than ₹2 crore, that is option C. Within how many days, how many years from date of cause of action must a consumer make a complaint? तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना पीरियड मिलता है कंज्यूमर को कंप्लेंट करने के लिए? 1 year, 2 years, 3 years और 5 years? सो मैक्सिमम पीरियड कंज्यूमर गेट्स, तो यहाँ पे हमारा आंसर बनता है 2 years, लेकिन आंसर थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। तो अगर हम यहाँ पे मेक ए कंप्लेंट के साथ लगा देते हैं फ्रॉम डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, तो फिर हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन और आंसर दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखना है। तो कॉज ऑफ एक्शन आ चुका है, सॉरी यहाँ पे, इसीलिए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड हियर, इसीलिए सीधा आंसर अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन है, कंप्लीट आंसर है। तो आंसर ऑप्शन इज 2 years, 2 साल। फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि जो हम क्वेश्चंस करते हैं इमीडिएटली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, ये आपको काफ़ी यूज़फुल होते होंगे। तो थोड़ा सा मुझे फीडबैक दीजिए। डू यू फाइंड दिस क्वेश्चंस यूज़फुल इमीडिएटली आफ्टर वी डिस्कस द मैटर?
या कि ये क्वेश्चंस नहीं करना चाहिए, ये तो हमारे टाइम को वेस्ट करते हैं। तो आपका फीडबैक क्या है, ज़रा थोड़ा सा फीडबैक दीजिए। सो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं रिकॉर्डेड वर्जन के, वो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दे सकते हैं, और जो लाइव क्लास में वो चैट बॉक्स में अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो चलिए अगले पार्ट के ऊपर चलने से पहले इस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। फ्री लाइव क्लास, दिस इज़ वेरी वेरी यूजफुल टू इम्प्रूव योर स्कोर। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। लेकिन फ्री लाइव क्लास अपने आप में काफ़ी नहीं है, इट इज़ नॉट एनफ, क्योंकि इसमें हम पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते, थोड़े पोर्शन को कवर कर पाते हैं। और अच्छे स्कोर के लिए हमें फुल सिलेबस को कवर करना होगा, और फुल सिलेबस में जनरल बैंकिंग को भी कवर करना होगा, इंटरनल सर्कल्स को भी कवर करना होगा। इंटरनल सर्कल्स आप अपने लेवल के ऊपर कंप्लीट करेंगे, लेकिन जनरल बैंकिंग के लिए हमारे पास बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड पेड वीडियो लेसन्स अवेलेबल हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक में आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। पीडीएफ के हमारे स्टडी नोट्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो नोटिफिकेशन है 1 साल की, वो भी अवेलेबल है हमारी ऐप के अंदर। तो हमारी ऐप को यूज़ करें। अगर आपने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया तो पूरा बेनिफिट लें अपने प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच गवर्नमेंट बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट मैटर्स रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स? कौन सी वो गवर्नमेंट बॉडी है जो कंज्यूमर राइट्स के वायलेशन को रिलेटेड मैटर्स को रेगुलेट करती है? स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी या लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी? कौन सी वो अथॉरिटी है? क्वेश्चन नंबर 11। So this is a Central Consumer Protection Authority CCPA who is not considered a consumer। किसको हम कंसिडर नहीं करेंगे कि वो कंज्यूमर है? Someone who buys goods or services, someone who obtains goods or services for resale, बैंक कस्टमर्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स? किसको कंज्यूमर नहीं कंसिडर किया जाएगा? Yes, it is someone who purchases goods or services for resale। ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा। तो चलिए अब हम अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। सो दिस इज डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट। पहले हम इसको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट कहते थे, अब हम इसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहते हैं। सो इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं वो देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट जिसका मैक्सिमम एज 65 ईयर्स होगा और इसकी टर्म 4 ईयर्स होगी, प्लस देर विल बी 2 मेंबर्स, कम से कम मिनिमम 2 मेंबर्स, ए प्रेसिडेंट एंड मिनिमम 2 मेंबर्स। सो टाइम लिमिट, ये कितने पीरियड में केस को एडमिट करेगा, यानी इसको कोई भी कंप्लेंट जो रेफर होती है उसकी एडमिसिबिलिटी को ये डिसाइड करेगा विद इन 21 डेज। कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है 2 साल के अंदर फ्रॉम डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। जो कंप्लेंट लॉन्च की जाएगी इसके साथ, उसके बारे में डिसीजन एडमिशन को लेकर के ये विद इन 21 डेज करेंगे। इनको अगर लगता है कि मीडिएशन के द्वारा सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी है, यानी दोनों पार्टीज की सहमति से अगर इनको लगता है कि पॉसिबिलिटी है उसकी, देन दे मे आस्क पार्टीज टू गिव देयर कंसेंट विद इन 5 डेज। तो ये पार्टीज को कंसेंट के लिए कह सकता है विद इन ए पीरियड ऑफ 5 डेज। और अगर पार्टीज कंसेंट देती हैं तो फिर ये रेफर कर देगा इस मैटर को टू कंज्यूमर मीडिएशन सेल विद इन 5 डेज। तो ये प्रोविजन
प्रीवियस एक्ट में नहीं था, इस एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है सेटलमेंट बाय मीडिएशन का। तो दोनों टाइमलाइंस याद रखनी है। पार्टीज, इट मे आस्क पार्टीज टू कंसेंट विद इन 5 days, नंबर 1। देन within 5 days it will refer the matter for consumer to consumer mediation cell after receipt of that consent. प्रोसीजर आफ्टर रिसीट ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट अगर इसको मिलती है तो इसका प्रोसीजर क्या रहेगा? So district commission, they will send copy of complaint within 21 days to the opposite party. तो 21 days ये लेंगे, उसकी कॉपी भेज देंगे अपोजिट पार्टी को। अपोजिट पार्टी अपना वर्जन, अपनी स्टेटमेंट विद इन 30 days सबमिट करेगी, यानी अपोजिट पार्टी को मिलेंगे 30 days टू सबमिट दैट रिप्लाई, उस रिप्लाई को सबमिट करने के लिए। इसके अंदर कई प्रकार की टाइम लाइन्स हैं और उन टाइम लाइन्स को हमने काफ़ी केयरफुली याद रखना है। और इन केस ऑफ नीड दिस 30 days पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड बाय अनदर फॉर 15 days, यानी यहाँ पे अपोजिट पार्टी को 45 days तक का टाइम मिलने की भी पॉसिबिलिटी है। 30 days नॉर्मल पीरियड, एक्सटेंडेड पीरियड 15 days के लिए। It can refer sample to appropriate laboratory or direct it to report within 45 days. तो अगर वो ऐसी गुड्स हैं सो जिनका लैब एग्जामिनेशन ज़रूरी है तो उसके जो सैंपल हैं वो एप्रोप्रिएट लैब को भेजे जाएंगे एंड लैब विल बी डायरेक्टेड कि वो रिपोर्ट करे विद इन 45 days। नाउ डिसीजन पीरियड, कंज्यूमर कोर्ट्स, कंज्यूमर कमीशंस अपने डिसीजन को कितनी देर में प्रोवाइड करेंगे? थियोरी में हम नोट कर रहे हैं, लॉ में जो प्रोविजंस हैं, प्रैक्टिकली क्या होता है, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। 3 months फ्रॉम रिसीट ऑफ रिप्लाई बाय अपोजिट पार्टी, अपोजिट पार्टी से जो रिप्लाई आया उसके 3 months, और अगर एनालिसिस या टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में 5 months में डिसीजन देना होगा, यानी उसमें 2 months एक्स्ट्रा मिलेंगे। इफ इट रिक्वायर्स एनालिसिस और टेस्टिंग ऑफ कमोडिटीज तो देन पीरियड विल बी 5 months, तो फिर 5 महीने का पीरियड होगा। रिव्यू ऑफ इट्स ऑर्डर, डिस्ट्रिक्ट कमीशन अपने ही ऑर्डर को विद इन 30 days ऑफ सच ऑर्डर रिव्यू कर सकता है कि उसमें कोई गलती तो नहीं रहेगी, कुछ ठीक करने की जरूरत तो नहीं है। सो रिव्यू कैन बी डन विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ सच ऑर्डर, उस ऑर्डर की डेट के 30 days में ये रिव्यू पॉसिबल है। अपील, appeal can be made against decision of district commission to state commission। तो ये अपील कहाँ किया जा सकता है? ये अपील किया जा सकता है स्टेट कमीशन को। और अपील के लिए टाइम लिमिट कितना है? अपील के लिए टाइम लिमिट है 45 days का फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर। ये यहां ध्यान रखने वाली बात है। So it is not from date of receipt of order, rather it is from date of order. Normally ये from date of receipt of order होता है, लेकिन यहाँ पे ये specifically from date of order है। 45 days का पीरियड है। अपील इसमें अगर वो पार्टी करती है तो जो लायबल पार्टी मानी गई है तो उसको पे करना पड़ेगा अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ द डिसाइडेड अमाउंट। तो अपील बाय ए पर्सन रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट, यानी वो पर्सन जिसको डायरेक्ट किया गया है कि उसकी लायबिलिटी बनती है, तो कंज्यूमर नहीं, द अदर पार्टी, द अपोजिट पार्टी। सो दे हैव टू डिपॉजिट 50% ऑफ द अमाउंट बिफोर दे कुड मेक द अपील। अपील करने से पहले ये पैसा उनको डिपॉजिट करवाना होगा।
चलिए फ्रेंड्स, हम इस सेशन में जो डिस्कस किया उसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। लेकिन अगले सेशन को, इस सेशन को क्लोज करने से पहले, अगर इस सेशन के साथ रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं इन कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो उसके लिए ये हमारा ईमेल आईडी है, तो आप हमें यहाँ पे मेल के ऊपर पोस्ट कर सकते हो अपनी क्वेरी, या हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है उस मैसेज बॉक्स में भी आप अपनी क्वेरी टाइप कर सकते हो। आज का सेशन अगर आपको यूजफुल लगा तो मेरा रिक्वेस्ट है इसको लाइक ज़रूर करें, और इसका मैक्सिमम बेनिफिट हो तो इसके लिए आप इसको लिंक को शेयर करें ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, टेलीग्राम, जो भी आपके ग्रुप्स हों, तो अगर वहाँ पे शेयर करेंगे तो और कई लोगों को इसका बेनिफिट हो सकता है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि आप हमारी किसी भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। तो चलिए अब वाइंड अप करते हैं इस सेशन को। थैंक यू।